हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक नई वीडियो में, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। जितने भी हमारे साथी हैं जो कि एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जनरली डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो एटलीस्ट आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दिए गए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है पार्ट 3, पार्ट 4, 4A एंड 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पार्ट 4। तो जो हमारा पार्ट 3 है उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। ठीक, पार्ट 4 में हमारे पास डीपीएसपी है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। पार्ट 4 में हमारे पास जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आर्टिकल नंबर 51A में। ठीक, और पार्ट 5 में हमने यूनियन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको रखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डीपीएसपी आर मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक हमारे पास डीपीएसपी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक, विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट। ठीक है, जो मेन शब्द है वो क्या है? स्टेट। स्टेट कहाँ बताया गया है? डीपीएसपी में। देखो, एक तो हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ी थी आर्टिकल नंबर 12 में, जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए थी स्पेशली। जब पार्ट 3 हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला आर्टिकल ही देखो कितना सुंदर जो है, फंडामेंटल राइट्स के पहले समझाया हुआ है कि स्टेट क्या है फंडामेंटल राइट्स के लिए। इसी तरह जैसे ही डीपीएसपी स्टार्ट होते हैं, वहां भी जो मेकर्स हैं उन्होंने दोबारा से समझाया। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना लेंदी है, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कि दोबारा से स्टेट समझाया कि डीपीएसपी के लिए स्टेट का क्या मतलब होने जा रहा है। ठीक है, चाहते तो वो एक ही बार लिख सकते थे, बट उन्होंने कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो है बार बार जो है चीजें रिपीट भी की हैं। तो स्टेट की जो डेफिनेशन है दोबारा से बताई गई है आर्टिकल नंबर 36 में। और आर्टिकल नंबर 37 डिफाइन करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी एक्चुअली होता क्या है? एक तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने गोल्स दे दिए हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को, कि आपको इन इन गोल्स पे काम करना है। ठीक, जैसे फंडामेंटल राइट्स तो रोकते हैं ना स्टेट को कि आपने ये नहीं करना, इसी तरह डीपीएसपी बताते हैं कि एक स्टेट को अपनी पॉलिसीज, अपने लॉज बनाते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे पास एक आर्टिकल है कि राइट टू वर्क, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक, तो राइट टू वर्क में क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, पब्लिक असिस्टेंस की आपको जो है वेलफेयर का काम करना है। जैसे विधवा पेंशन हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, ठीक है, कोई डिसेबल हो जाता है उनके लिए काम करना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ दे रखी हैं? ये दे रखी हैं हमारे डीपीएसपी में। बट जो ट्विस्ट की बात ये है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है। हमारे मेकर्स को भी पता था कॉन्स्टिट्यूशन के कि ये सारी चीज़ें एकदम से एक देश जो है नहीं दे सकता अपने सिटीजन्स को, जो जस्ट आज़ाद हुआ है किसी दूसरे देश से। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि ये नॉन एनफोर्सेबल होंगी। जैसे ही हमारे देश को लगेगा कि अब वो जी चीज़ें, फैसिलिटीज़ अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकता है, तब वो इसको क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। बट ध्यान ज़रूर रखना है कि वो इम्प्लीमेंट हो समय के साथ-साथ। तो आर्टिकल 36 और 37 क्या देते हैं? एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं डीपीएसपी के लिए, ठीक है? और जो हमारे पास 38, 39 है, ये तो हमारे पास सीधे यहाँ से डीपीएसपी स्टार्ट ही हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्टेट कौन डिफाइन करता है? आर्टिकल नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये कहाँ से लिए हैं? हमने आयरलैंड से लिए हैं। एक्चुअली जो सबसे पहले डीपीएसपी का कंसेप्ट देखा गया था वो स्पेनिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां देखा गया था। फिर आयरलैंड वालों ने कॉपी किया कहाँ से? स्पेनिश से। ठीक, फिर हमने कहाँ से कॉपी किया? आयरलैंड से। तो अगर आपको आयरलैंड नहीं दिखता है ऑप्शंस में तो स्पेन राइट आंसर होगा उसका। जनरली आयरलैंड ही होता है ऑप्शंस में। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल। अभी मैंने बताया 36 में क्या देख रखा है, स्टेट की डेफिनेशन, और 37 में क्या दे रखा है कि जो डीपीएसपी है उनका मेन एम क्या होगा? वेलफेयर स्टेट बनाना। और जो हमारे पास जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या होगी? नॉन जस्टिसेबल, नॉन एनफोर्सेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमने प्रेम्बल में बात की थी इसकी, कि प्रेम्बल हमारा बोलता है कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस जो है लोगों को मिलना चाहिए। बट डीबीएसपी में भी इसकी सेम बात की गई है कि इन सारी चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना है। तो ये कहाँ दे रखी है? आर्टिकल नंबर 38 में दे रखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज मेंशन इन विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दे रखा है? ठीक है, तो ये कहाँ दे रखा है? आर्टिकल नंबर 39D में दे रखा है। जो आर्टिकल नंबर 39 है ये काफी भारी भरकम आर्टिकल है, इसमें 5 और भी हैं। ठीक है, तो ये जो राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ये कहाँ दे रखा है? ये आर्टिकल नंबर 39D। ये जो एम करता है जेंडर इक्वालिटी पे एम करता है। ठीक है, इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। ये देखा होगा कई बार जो है फीमेल्स को कम पैसे दिए जाते हैं सेम काम के लिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि एफर्ट कितना लग रहा है काम को, रेदर देन कि कौन सा जेंडर उसको काम को परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो अगर कोई दो लोग सेम काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। ठीक, और जैसे कि अभी यहाँ पे क्या होता है, कई बार होता है कि लोग डिमांड भी करते हैं सैलरी की, भाई कि सेम पोस्ट पे हैं तो सेम सैलरी मिलनी चाहिए।
अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डीपीएसपी जो है हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है? पर सरकार जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर रखे हैं, लॉज पास कर रखे हैं इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट। इवन की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इसका कोरिलेशन किससे बताया है, फंडामेंटल राइट से बताया है कि राइट टू इक्वालिटी से इसका रिलेशन है। तो वहां से जो है वो हम क्या करते हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए। अगर सिर्फ डीपीएसपी में होता तो हम नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज मेंशन्ड अंडर। विलेज पंचायत होनी चाहिए हर एक गाँव के लेवल पे, ठीक है? तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल नंबर 40 में लिखा हुआ है। एक बड़ी बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो है गांधीयन थॉट पे बेस्ड है, कि गांधी जी चाहते थे कि जो छोटे से छोटा व्यक्ति है ना, वो भी डेमोक्रेसी में टेक पार्ट ले, ठीक है? ग्राम स्वराज की बात करते थे गांधी जी, तो उनका ये मोटो था कि 3 लेवल सिस्टम होना चाहिए। अब देखो इसको लाइफ में लेके आने के लिए हमने क्या किया? हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 लेके आए, ठीक है? जिससे हमने क्या किया? जिसमें हमने पंचायत की फॉर्मेशन की, ठीक? तो देखो पहले क्या था, पहले डीपीएसपी था, सिर्फ बोला गया था कि हर एक लेवल पे पंचायत होनी चाहिए, ठीक है, विलेज लेवल पे। और उसके बाद उसको हम क्या लेके आए, लाइफ में लेके आए, कब? 1992 में, जब हमें लगा कि हम जो है इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो ये कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है आर्टिकल नंबर 41 में। 40 विलेज पंचायत एंड 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। देखो इसमें क्या चीजें हैं, जो हमारे पास राइट टू वर्क है, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ट्राई करेगी ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है? और गवर्नमेंट क्या ट्राई करेगी कि सबको एक्सेस हो लर्निंग का, और वो उस नॉलेज को अप्लाई भी कर सकें, ठीक? अब मान लो यहाँ से तो आपको क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। अब मान लो किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई डिसेबल हो जाता है, तो पब्लिक असिस्टेंस भी होना चाहिए। जैसे रिटायर हो जाते हैं, रिटायर के बाद क्या होना चाहिए? पेंशन होनी चाहिए, ठीक? विडो पेंशन होती है, ओल्ड एज पेंशन होती है। तो ये सारी चीजें जो है, जो थॉट है वो कहाँ से निकल के आता है? पॉलिसी का, यहीं से निकल के आता है, यहीं से जो है आगे जाके चीजें सॉर्ट की जाती हैं, आगे बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच आर्टिकल डील विद ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। देखो ये पिछला जो हमारे पास आर्टिकल था उसमें क्या बोला गया था? उसमें ये बोला गया था कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की जाए काम की। अब काम तो मिल जाएगा 41 में, 42 में बोला है कि जो काम मिले वहाँ पे इंसानों वाली कंडीशंस भी होनी चाहिए काम करने लायक। और अगर कोई फीमेल है तो उसको मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि अगर वो 2 महीने छुट्टी रहेगी तो उसको खाने को नहीं है, ठीक है? और तो इसलिए इसका प्रोविज़न किया गया है, पेड मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न किया गया है। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी कहाँ से आई है? यहीं से आई है। तो ये किसमें दे रखा है? आर्टिकल नंबर 42 में दे रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 44 हमारे पास है, जिसमें ये बात कही गई है। थोड़ा सा इसको मैं समझाना चाहता हूँ कि देखो दो तरह के लॉ होते हैं, एक होते हैं हमारे पास क्रिमिनल लॉ, और एक होते हैं हमारे पास सिविल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ है ना, वो हमारे देश में क्या है, सेम है सबके लिए। अगर कोई एक कम्युनिटी का बंदा मर्डर करेगा तो उसको भी सेम सजा होगी, दूसरी कम्युनिटी का करेगा तो उसको भी सेम सजा होगी। बट जो सिविल लॉ होते हैं हमारे पास ये अलग अलग हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग है, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी के लिए अलग है। तो हमारा देश का मोटो उस समय सोच रहा था कि आगे चल के ये क्या हो जानी चाहिए, ये भी यूनिफॉर्म हो जानी चाहिए। अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग सिविल राइट रूल्स या राइट्स नहीं होने चाहिए, ये भी क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए। अब आपने सुना होगा कि पीछे जैसे उत्तराखंड है, गोवा है, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या ये चीज अप्लाई करना भी शुरू कर दिया है, ठीक है? तो जैसे जैसे टाइम मिला उनको। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल डील विद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, ठीक है, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 21A पढ़ा, जिसमें क्या बोला गया, जिसमें बोला गया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। अब जो 6 से भी छोटे हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो उनके लिए क्या दे रखा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रोविजन दे रखा है। ये किसमें दे रखा है? आर्टिकल नंबर 45 में। एक्चुअली ये जो आर्टिकल नंबर 21A में लिखा हुआ है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, ये पहले आर्टिकल नंबर 45 में ही लिखा हुआ था, ठीक? फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इसको क्या कर दिया गया, यहाँ से रिमूव करके कहाँ ले गए, आर्टिकल नंबर 21A। और फिर क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 45 तो खाली हो गया, तो आर्टिकल नंबर 45 में क्या डाल दिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी बात की गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन इज अंडर। कौन सा आर्टिकल जो है SC ST के एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है बढ़ाने की बात कर रहा है? आर्टिकल 45 हम पढ़ चुके हैं। 45 क्या था, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में था। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 46 में जो है बात की गई है कि हमें जो SC ST या वीकर सेक्शन हैं इसके क्या करने चाहिए, जो इनके सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको जो है बढ़ावा देना चाहिए। जैसे इनको क्या मिले, डिग्निफाइड लाइफ मिले, और इकोनॉमिक क्या ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, इकोनॉमिक हेल्दी होने के लिए, ठीक? तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल नंबर 46 बोलता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्टिकल रिलेट्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ।
ठीक है? तो हमारा जो डीपीएसपी है उसमें ये भी बोला गया है कि गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ के ऊपर विशेष से ध्यान देना चाहिए। उसको जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माल न्यूट्रिशन ना हो, इस पे फ़ोकस देना चाहिए, वैक्सीनेशन पे फ़ोकस करना चाहिए। तो ये किसमें दे रखा है? आर्टिकल नंबर 47 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? तो पहले हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या थी? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, डीपीएसपी थे। फंडामेंटल ड्यूटीज की नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बाद में जो है इसे ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब इसको ऐड करने के लिए कौन सी आर्टिकल देखा गया कि जो 51 है, ठीक है, जो लास्ट आर्टिकल जो हमारे पास लास्ट आर्टिकल है किसका? डीपीएसपी का, उसका जो क्लॉज ए है 51 ए, तो उसमें जो है किसको डाला गया? हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ? तो ये पहले आर्टिकल यहाँ नहीं था, ठीक, बाद में ऐड किया गया था। तो ये किसमें ऐड किया गया था? आर्टिकल नंबर 48 ए। इसको भी जो है सेम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ही ऐड किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच डीपीएसपी इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जो डीपीएसपी हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीयन और तीसरा है लिबरल। तो हमारे पास जो गांधीयन थॉट्स पे हैं वो कौन सा है? हमारे पास आर्टिकल नंबर 40 और भी हैं, जैसे कि इंप्रूवमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक, एंड प्रोटेक्शन ऑफ काउ, तो वो सारी चीजें जो है इसमें है। तो आर्टिकल जो 40 है जो कि विलेज पंचायत की बात कर रहा है वो क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी इज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल? अब देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है लिबरल प्रिंसिपल कि सबकी सोच जो है खुली होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, तो हमारे पास सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल 39 ए रिलेट्स टू, तो आर्टिकल 39 ए जो है ना वो किसकी बात करता है? कि लोगों में जो है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। तो जस्टिस तो कई तरह का है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात करते हैं, ठीक। तो जो आर्टिकल नंबर 39 ए है वो किसकी बात कर रहा है? फ्री लीगल एड की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जिसके पास अगर पैसे की कमी है, ठीक है, उसके पास वकील करने का पैसा नहीं है, तो वो जो है न्याय ना पा सके। तो जो गवर्नमेंट है वो उसको क्या करना चाहिए? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए कि अगर किसी के पास नहीं है वकील करने के पैसे तो सरकार उसको एक फ्री का वकील जो है प्रोवाइड करे। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? कौन सा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए? देखो, जो एग्जीक्यूटिव है ना वो कानून को जो लागू करवाते हैं और जुडिशरी जो है उसे इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। अगर ये एक साथ होंगे ना तो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। तो हमारा जो डीपीएसपी है वो क्या बोलता है कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए दोनों का अलग अलग होना बहुत जरूरी है, सेपरेशन ऑफ पावर होना बहुत जरूरी है। तो ये किसमें बोला गया है? ये आर्टिकल नंबर 50 में बोला गया है कि हमारे पास जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या होने चाहिए? अलग-अलग होने चाहिए। और इवन की गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है, ठीक है? बट आपने देखा होगा अभी भी ऐसे हैं, जैसे एसडीएम है। एसडीएम क्या होती है? एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। बट इनके पास क्या है? मजिस्ट्रेट, कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, इनकी भी अपनी एक कोर्ट होती है, ठीक? तो ये चीजें जो है सॉल्व करने के लिए जो हमारा डीपीएसपी बोलता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल डील विद इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? इसमें बोला गया है कि हमारा जो देश है उसको क्या फोकस करना है कि हमेशा इंटरनेशनल पीस की तरफ फोकस करना है और सिक्योरिटी की तरफ फोकस करना है। तो ये कहाँ दे रखा है? लास्ट आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर एट प्रेजेंट? अभी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो राइट आंसर क्या है? 11। इनिशियली जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इन्हें ऐड किया गया था तो कितनी थी हमारे पास? 10। उसके बाद जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, जो कि हमारा कौन सा है, जो बोलता है आर्टिकल 45 की चीजें कहाँ लेके गए थे? 21 ए में। सेम उसी से जो है एक और ऐड करी गई थी जिसमें ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स ऐड किया गया है कि उनकी अपने चिल्ड्रन के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है? अभी मैंने बताया, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स फॉर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 24, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट? कहाँ दे रखी है? पार्ट 4 ए में दे रखी है, जो कि किसका पार्ट है? जिसमें जो किसमें आता है? 51 ए, उसमें आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, द डीपीएसपी आर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो हुआ क्या था, जो 1971 है ना, तब से ना गवर्नमेंट की जो चालाकी थी वो शुरू हो जाती है। वो क्या, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करते हैं जिससे क्या हो रहा है? डीपीएसपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या, कमज़ोर हो रहे थे, ठीक? अब मान लो जैसे डीपीएसपी में दे रखा है एक कि आर्टिकल 39 बी है जिन और 39 सी है। अब इनमें क्या दे रखा है? इनमें दे रखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करने हैं, ठीक? तो अब मान लो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, वो लैंड ट्रांसफर करनी है किसी ऐसे बंदे को जो कि लैंडलेस है। अब
ये जो व्यक्ति है जिसके से लैंड ली जा रही है, ये क्या यूज़ कर ले रहा था, अपने फंडामेंटल राइट यूज़ करता था। तो जिससे क्या होता था, गवर्नमेंट को इन चीज़ों को लागू करने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, यहाँ से 71 से कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स कर रही थी जिससे डीपीएसपी क्या हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग, और फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे थे, वीक। ठीक है? तो कौन से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन से जो आर्टिकल्स है जिन्हें जो है स्ट्रॉन्ग किया गया था, तो कौन से हैं, आर्टिकल 39 बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच केस हेल्ड दैट डीपीएसपी आर सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स। कि कौन से केस में ये बोला गया था कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं है, फंडामेंटल राइट से नीचे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चंपकम दोराई राजन केस। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच केस रिस्टोर्ड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। जैसा कि मैंने बताया कि 71 से उसके बाद 76 से एक टसल वॉर शुरू हो गई, कभी फंडामेंटल राइट्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, कभी डीपीएसपी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो फाइनली जो कंडीशन है उसको बैलेंस किसने किया, कौन से केस से वो बैलेंस हुई कंडीशन, तो राइट आंसर क्या होगा, मिनर्वा मिल्स केस। क्वेश्चन नंबर 28, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय। कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन एनफोर्स कर सकता है, किसके द्वारा एनफोर्स की जाती है। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एनफोर्सेबल है ही नहीं। ठीक, जो जैसे मान लो लिखा हुआ है ना हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में, उसके अंदर 11 ऐसे A B C D करके 11 जो है हमारे पास के तक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई हैं। अब मान लो जैसे इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, रिस्पेक्ट फ्लैग। ठीक है? अब रिस्पेक्ट फ्लैग लिखा हुआ है वहाँ पे, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट देनी है हमें, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देनी है। हमारे जो आइडल्स हैं, फ्रीडम आइडल्स हैं इंडिपेंडेंस के लिए जिन्होंने काम किया है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मान लो मैंने फ्लैग का जो है रिस्पेक्ट नहीं की, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट मुझे इसके लिए जो है पनिश नहीं कर सकती। अब क्योंकि ये जो है एनफोर्सेबल खुद से नहीं है, ठीक? बट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ एक्ट्स, रूल्स बनाती है, एक्ट्स बनाती है। जैसे हमारे पास फ्लैग कोड है, ठीक है? उसमें क्या बताया गया है कि हमारे फ्लैग जो नेशनल फ्लैग है उसको कैसे जो है होस्ट करना है, ठीक? तो वो सारी चीज़ें जो है दे रखी हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने डिसरिस्पेक्ट किया तो इसके अंडर मुझे जो है दोषी पाया जा सकता है। तो जनरली इसका आंसर क्या होगा, पार्लियामेंट थ्रू लॉ। कि पार्लियामेंट एनफोर्स करती है फंडामेंटल ड्यूटीज को, कैसे, लॉज बना के। क्वेश्चन नंबर 29, विच फंडामेंटल ड्यूटी रिलेट टू साइंटिफिक टेम्पर। देखो, हमारा देश जो है बड़े ही चुनिंदा देशों में से है जिसने ये बोला है कि हमें जो है अपना जो माइंडसेट है वो साइंटिफिक रिसर्च की तरफ ज़्यादा रखना चाहिए। हमें जो है एक बैलेंस बना के रखना चाहिए हमारी जो ईस्टर्न फिलॉसफी है उसके बीच में, बट हमें साइंटिफिक टेम्परमेंट होना चाहिए। हम हर चीज़ को जो है एक साइंटिफिक नज़रिए से देखना चाहिए। तो ये जो है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा हुआ है, तो ये है हमारे पास 51A की एच में, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने पढ़ा है प्री लीगल एड 39A, ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये जो है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इफ यू लाइक इट देन यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।